नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हर बार की तरह आपको पता ही है हम डिस्कस करते हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस। ठीक है, तो आने वाले समय में जो आपके एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम हो या अदर कोई एग्जाम हो जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आगे आपको पता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट आने वाली है, टीचर्स के अलावा नॉन टीचिंग जॉब भी आने वाली हैं, क्लर्क की, स्टेनोग्राफर की। तो जीएस हर जगह यूजफुल है, हर पेपर में जीएस पूछा जाता है। तो फिलहाल हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी जीडी और एनटीपीसी को, लेकिन ये क्लास आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एनटीपीसी और एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, घर पर डेली थ्योरी स्टडी कीजिए, सब्जेक्ट की स्टडी कीजिए जीएस की, और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और सवालों के जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको ये पता लगेगा कौन सी चीजें आप भूल रहे हैं, कौन सी चीजों को रिवीजन करने की आवश्यकता है। ये अगर एक बार आपको पता लग गया कि हम कौन सी चीजें भूल रहे हैं तो उस पर आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। तो जो आपकी कमी है आप उसको जो है मजबूती में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव रहेगा। तो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास में पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए आसान सवाल है, एसएससी में पूछा गया सवाल है ये। क्या कह रहा है सवाल, देखो। इंडिया की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्त हम जानते हैं, अगर भारत की अर्थव्यवस्था की हम बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। अब बात आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो फिलहाल देखिए, समझिए अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो अर्थव्यवस्था मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है कि हमारे देश में जो उत्पादन के काम हो रहे हैं, जो उत्पादन कार्य हो रहे हैं, चाहे ये डिजिटल बोर्ड बन रहा हो, पेन बन रहा हो, ये माइक बन रहा हो, चेयर बन रहा हो, एयर कंडीशनर बन रहा हो, फैन बन रहा हो, खाने पीने का सामान बन रहा हो, या सर्विसेज हो, जैसे कि आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, बैंक जो है सुविधाएं देती हैं आपको, हॉस्पिटल सर्विस देते हैं, रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं। तो जितना ये उत्पादन कार्य हो रहा है, चाहे वस्तुओं का कार्य हो या सेवाओं का उत्पादन हो, तो ये उत्पादन का कार्य कौन कर रहा है, सरकार या प्राइवेट कंपनी। तो ध्यान रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां उत्पादन का काम सरकार करे, सरकार प्लस निजी कंपनी, सरकार भी करे और निजी कंपनी भी करे, यानी कि गवर्नमेंट भी करे और पब्लिक सेक्टर की कंपनी भी करें, यानी कि सरकारी कंपनी भी करें। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन का काम सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर करती हैं, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत इसी का एक उदाहरण है। भारत में देखो आप, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हम गैस सिलेंडर की बात कर लें, हम गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गैस सिलेंडर देखो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी बनाती है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाती है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाती है। इंडियन ऑयल का सिलेंडर आता है इंडियन का, इंडियन के नाम से सिलेंडर आता है। भारत पेट्रोलियम का आता है भारत के नाम से सिलेंडर, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आता है एचपी के नाम से सिलेंडर। तो ये तो सरकारी कंपनी हो गई जो गैस देती हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में रिलायंस भी आपको गैस सप्लाई दे रही है, और आपका जो है अडानी भी दे रहा है आपको, टाटा भी दे रहा है आपको। तो देखो, कोई ये तो एक एग्जांपल लिया मैंने छोटा सा कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। शैक्षणिक संस्थानों की बात करें, यूनिवर्सिटी की, स्कूल की, कॉलेज की बात करें तो सरकारी कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं।
तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां दोनों लोग मिलकर काम करें उस देश की अर्थव्यवस्था को हम मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। बोलिए करेक्ट है, कोई डाउट? क्लियर? आगे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय होने का संकेत देता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट दैट इंडियन इकोनॉमी इज द डेवलपिंग कैटेगरी। तो यहां देखिए थोड़ा सा यहां मिसमैच हो गया है, आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से वो कौन सा संकेत है जो यह बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है विकासशील, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो वो कौन से संकेत हैं जो यह बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है? तो यहां देखेंगे आप, ज्यादातर काम लोग कृषि में करते हैं, तो ये बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी है। दूसरा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी बहुत है भारत में, छिपी हुई बेरोजगारी ये ज्यादातर कृषि में देखने को मिलती है, जहां खेतों में काम करने वालों की संख्या भले ही बढ़ा दी जाए लेकिन उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्पादन उतना ही होगा खेत में, है ना। तो जिन लोगों को एक्स्ट्रा लगाया गया है खेतों में काम करने के लिए, वो लोग समझ तो रहे हैं कि हमें रोजगार मिल गया अपने खेतों में, लेकिन एक्चुअली में क्या है, उनके आ जाने से आउटपुट में कोई बदलाव नहीं आया, उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, याद रहेगा। तीसरा, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी बहुत पुअर है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी आपका, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। पहला मतलब कृषि, ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं, दूसरा छिपी हुई बेरोजगारी, तीसरा जो मानव पूंजी है वो बहुत पुअर क्वालिटी की है, यानी कि व्यक्ति इतना टैलेंटेड स्किल उसके अंदर नहीं है कि वो अच्छे से काम कर पाए। तो ये तीनों चीजें हैं जो यह बताती हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित अर्थव्यवस्था बनने में अभी समय लगेगा। अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था है यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी है, भारत डेवलपिंग इकोनॉमी है यानी कि विकासशील है। अंडर डेवलप्ड का मतलब क्या होता है, बहुत विकासशील से भी नीचे आ जाए अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है? ये इतिहास का प्रश्न है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज? तो चालकोलिथिक एज को और किस नाम से जाना जाता है? क्या पुराना पाषाण, पुरा पाषाण युग और नव पाषाण युग, या ताम्र युग, या लोह युग यानी कि आयरन एज? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका कॉपर एज, यानी कि चालकोलिथिक ताम्र पाषाण युग को हम जो है ये कॉपर एज, ताम्र युग के नाम से भी जानते हैं, कॉपर एज, ताम्र युग। क्यों? क्योंकि जो ये ताम्र पाषाण वाला युग है, इसमें मानव ने धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, मेटल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो उसी आधार पर कॉपर एज मतलब कॉपर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, कॉपर एज का मतलब कॉपर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था चालकोलिथिक टाइम पीरियड में यानी कि ताम्र पाषाण काल में। तो ताम्र पाषाण काल को हम कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं, कॉपर एज। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। तो कॉपर का इस्तेमाल हुआ था, यहां पे मानव ने कॉपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये देखो यहाँ पे चालकोलिथिक एज के ये कुछ औजार हैं जो आपके सामने हैं, ये है औजार चालकोलिथिक एज के, तांबे का इस्तेमाल करके। ठीक, आगे अब आपको बताना है भारत के किन राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा
इनमें से किन राज्य से होकर गुजरती है? अब आपको पता है कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, इन ऑप्शन के हिसाब से जो कर्क रेखा है वो गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, ये आपको याद रखना है। यहां देखो आप, ये है, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, ये लाइन जो देख रहे हैं रेड वाली, ये है आपकी कर्क रेखा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। ये 8 राज्य कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यूपी नहीं है, यूपी से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आपके सामने। ये याद रखना है, प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कर्क रेखा से संबंधित। ठीक है, आगे हम बात करें, निम्नलिखित शहरों में से कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? निम्नलिखित शहरों में से कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर? पांचवा प्रश्न है आपके सामने। तो कर्क रेखा जो गुजर रही है, ये जो कर्क रेखा है मान लो, तो इसके सबसे नजदीक शहर कौन सा है? तो कलकत्ता सबसे नजदीक है, वो हम देख लेते हैं। आंसर यहां हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। ये देखो, ये कर्क रेखा है, यहां कांडला, ये हो गया कांडला, ये अहमदाबाद, ये भोपाल, ये नागपुर और ये हल्दिया, और यहां सबसे नजदीक कलकत्ता। ये हो गया आपका कैलकाटा। ठीक है, तो कलकत्ता जो है कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और कर्क रेखा कहां पर स्थित है? तो इसके लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूं, यहां पे बता देता हूं। जैसे ये आप देख लो, यहां पे मैं बना के दिखा देता हूं आपको, 1 सेकंड। ये है आपकी अर्थ है, तो ये तो हो गया आपका इक्वेटर, ये तो हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री लाइन, और इसके जस्ट ऊपर जो है, ये ऊपर, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी लाइन को हम कहते हैं कर्क रेखा। तो ये वाली जो लाइन है ना, यही लाइन है कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा की स्थिति क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहां पे ध्यान रखना है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? कैलकाटा है। आई होप आप याद रखेंगे। फिर है आपका, भारत में जो संविधान सभा बनाई गई थी, भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा का जो भारत में गठन हुआ था, तो वो गठन किसके आधार पर हुआ था? तो सीधी सी बात है, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, और इसको काम दिया गया भारतीय संविधान का निर्माण करना। भारतीय संविधान का निर्माण करना, ये संविधान सभा का लक्ष्य था। क्योंकि आपको पता है, देखो, संविधान सभा के गठन से पहले क्रिप्स मिशन भी आया था, क्रिप्स मिशन भी आया था 1942 में। लेकिन क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था वो लोगों को स्वीकार नहीं था, इसलिए क्रिप्स मिशन वापस चला गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था वो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा बहुत संतुष्ट किया और मान गए भारत के लोग,
और फिर कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। फिर संविधान सभा ने जो है संविधान बनाना शुरू कर दिया। तो ये आपको याद रखना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सवाल दोनों पूछे गए हैं, आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड परमानेंट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड आफ्टर दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वर कंडक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली। समझ गए? ठीक है भाई, चलो। तो ये है संविधान सभा, ये तब की तस्वीर है आपकी संविधान सभा की, है ना। तो ये देख सकते हैं पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर सब लोग बैठे हुए हैं। अब आपसे पूछा गया है भारत की जो संविधान सभा थी उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारत की संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सही बात है। और इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटीज, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष चुनाव से संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए थे, अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने गए थे, तो ये गलत हो जाएगा पॉइंट। सी, इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, ये मल्टी पार्टी बॉडी नहीं थी, यानी कि इस संविधान सभा में अलग अलग पार्टी के बहुत से सदस्य चुनकर नहीं आए थे, तो ये भी गलत है, आए थे। ठीक है, हमें क्या बताना है? सही बताना है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब डी पढ़ लो। संविधान सभा ने काम कई समितियों के आधार पर किया, कई समितियां बनाई गई संविधान सभा की और हर समिति को अलग अलग काम बांट दिया गया, उस समिति ने वो काम समय पर करके दिया और फाइनली संविधान बन गया। ठीक है, तो ये सही बात है डी कि संविधान सभा अलग अलग समितियों के आधार पर काम किया उसने, और एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, यानी कि लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक निश्चित उम्र के व्यक्ति ने वोट नहीं दिया, प्रिंसिली स्टेट से और अन्य स्टेट से लोग चुनकर आए थे। तो संविधान सभा में कुछ लोग तो नॉमिनेटेड थे बिना चुनाव के और कुछ लोग इलेक्टेड थे। ठीक है, समझ गए? अब तो आंसर आपको पता है कौन सा हो जाएगा, ए और डी सही है, यानी कि ए सही है, ए और डी सही है, यानी कि ए सही है। आगे, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब संविधान सभा के पहले परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? ये अभी मैंने आपको बता दिया। अब ये बाय लक सवाल आप फिर से आ गए आपके सामने, तो अब आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। पहले चुने हुए अध्यक्ष संविधान सभा के कौन से थे? चुने हुए मतलब जिनका इलेक्शन हुआ, परमानेंट जो अध्यक्ष थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अभी मैंने बताया। क्योंकि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है ये तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी यानी कि अस्थाई, और राजेंद्र प्रसाद थे परमानेंट प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर है। आगे देखेंगे, ये लिखा हुआ है आपके सामने वही चीज जो मैंने आपको बताई कि सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने अपना राष्ट्रपति परमानेंट चुन लिया ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो जेवी कृपलानी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ाया था कि इन्हें जो है परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाए। तो यहाँ आप ये अंबेडकर देख रहे हैं और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष। फिर बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी। ये 4 आपके सामने विधियां दी गई हैं राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए। तो जीडीपी की गणना करने के लिए ये मेथड्स हैं आपके सामने। लेकिन ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मेथड जीडीपी की गणना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा मेथड जीडीपी की गणना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देखो भाई, यहां सीधी सीधी बात है, ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। प्रोडक्ट मेथड यानी कि उत्पादन विधि, ये तरीका है जीडीपी निकालने का। फिर है आय विधि, इनकम मेथड, आय विधि से भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि, ये भी एक विधि है जिससे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड यानी कि घटती लागत विधि, ये कोई मेथड नहीं है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। ठीक है, वही आपको बताना है निम्न में से वो कौन सा मेथड है जो जीडीपी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। बी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब है आपका, हमें अगर देश की आर्थिक वृद्धि देखनी है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है। देश की आर्थिक वृद्धि देखने के लिए सबसे अच्छा और सही तरीका जिससे हमें एक्चुअली में पता लगता है तो वो है प्रति व्यक्ति आय अगर किसी देश की अच्छी है तो समझ जाओ उस देश की अर्थव्यवस्था की उन्नति भी बहुत अच्छे से हो रही है। प्रति व्यक्ति आय मतलब कैसे, जो देश की कुल आय है एक साल की, उस कुल आय को देश की जनसंख्या से भाग दे दो तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। अगर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा आ रही है इसका मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। प्रति व्यक्ति आय अगर कम आ रही है तो अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर रही है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की एक एवरेज इनकम। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय सही तरीका है किसी देश की अर्थव्यवस्था को मेजर करने का, किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में यह जानने का कि देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है या नहीं हो रही, गड्ढे में तो नहीं जा रही, या ऊपर उठ रही है, बूस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, गड्ढे में तो नहीं जा रही। तो ये पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय ये सबसे अच्छा तरीका है। प्रति व्यक्ति आय ये सबसे अच्छा तरीका है गणना करने का, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कॉन्सेप्ट हैं इन्हें आप अच्छे से रिवीजन कर लो। मैंने पीछे की क्लासेस में बताए हैं आपको, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, ये इन पर सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, जीडीपी का मतलब आपको पता है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। फिर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। चलो, तो ये हमने प्रश्न डिस्कस किए, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, घर पर सिलेक्शन इस बार ही लेना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।